दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और आप युवा शक्ति में आप सब तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ इस शख्सियत कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति हैं जो जिनका कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा सुनाम है ही, साथ में बहुत लोग इन्हें शिक्षा का स्रोत मानते हैं। मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट माधव सुरेखा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में सर। नमस्कार। सर बहुत सारे समाज सेवा में भी आपका नाम आता है, लेकिन उससे पहले मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहना पड़ता है लोगों को। एमपी सुरेखा साहब का जब भी नाम आता है सर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मशहूर वाली ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं शुरू करता हूँ मेरी शिक्षा से। मेरी स्कूलिंग राजस्थान से हुई। छोटा सा एक टाउन है रतनगढ़, चूरू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी करी। उसके बाद मैं समर वेकेशन में कलकत्ता आया था। कलकत्ता आने की वजह थी कि मेरे परिवार के आदमी बांकुड़ा से और कलकत्ता से कपड़े का सूते का बिजनेस करते थे। फिर मैं यहीं रह गया और आगे की पढ़ाई कॉलेज मेरी संजीवेश कॉलेज से हुई। बीकॉम करने के बाद में मैंने चार्टर्ड ज्वाइन करी। आर्टिकलशिप मेरी एक छोटी फर्म से हुई थी। सीए पास करने के बाद में मैं यहाँ की एक मशहूर फर्म थी एसआर बाटलीबो एंड कंपनी, वहाँ करीबन 5 साल मैंने उनके यहाँ काम किया और दोनों जगह से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया। 1982 में मैंने अपने प्रैक्टिस चालू करी और 1982 से अभी 2021 तक हमारी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन से, स्ट्रगलिंग से भरी हुई रही है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए दर्शक तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जो लोग कहा जाता है कि जब राजस्थान से कोलकाता आए अपने विभिन्न कार्यों के लिए, कभी कोई पढ़ाई के लिए या छोटे मोटे व्यवसाय के लिए, तो कहा जाता है कि वे कोलकाता में ही रह गए या यूं कहें कि कोलकाता ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको कोलकाता में, जो राजस्थान से आए थे और अब कोलकाता के ही होकर रह गए हैं। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है सर कि जब स्कूलिंग भी आपने राजस्थान से की, फिर पढ़ाई लिखाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इधर से की, फिर आप सीए के फील्ड में आ गए। लेकिन अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पढ़ाई है, कहा जाता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टफेस्ट हो गया है छात्रों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें एडमिशन तो कराना बहुत आसान है, या बाकी किसी में भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम पास करने की बात कहते हैं तो जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टोटल होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लेते हैं, हर कोर्स की अपनी एक स्टडीज़ का लेवल होता है। हम लोग भी ये फील करते हैं कुछ हद तक कि बाकी जो प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, वहाँ पे कई रकम के एडमिशन्स वगैरह के लिए प्री टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं और उसको सक्सेस करने के बाद में वहाँ एडमिशन मिल जाता है। एक दफ़ा अगर आपको एडमिशन मिल गया, जिसकी जो मेरिट हो उसके हिसाब से कॉलेज मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, वो ये सुनिश्चित रहता है कि वो 4 साल में आप क्वालिफाई हो जाएगा और फिर अपना आगे का करियर को ले जा सकेगा। चार्टर्ड में इन्होंने जो है वो एंट्री लेवल जो है वो एक सुनिश्चित किया हुआ है। उसके हिसाब से लोगों को लगता है कि ये एंट्री थोड़ी डिफ़िकल्ट है। सीए की एक खासियत है, ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात मैंने तो कोई नहीं महसूस की, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से आया था और फॉर्चुनेटली कभी कोई ऐसा मुझे अनसक्सेस का साइन देखना नहीं पड़ा। ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट सब तरीके की ट्रेनिंग देता है। इसमें हर चीज़ चाहिए, डिवोशन चाहिए। कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं सीए करूं और सीए के साथ में और ये काम 5 काम कर लूं, तो शायद उनको डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। ये मेहनत भी चाहिए इसमें, डिवोशन भी चाहिए इसमें, और एक सुनिश्चित टाइम के अंदर में जब एग्ज़ाम देते हैं तो एक सुनिश्चित टाइम के अंदर में हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको स्पीड भी क्या रखनी है।
कितना जल्दी आपको डिसीजंस लेने हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन होकर के ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स है। हम लोग जैसे पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हुए हैं, तो हम लोग स्पेशलाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हिसाब से तो हो ही जाता है। उसके अलावा पुराने एक टाइम पर हम लोग ऐसी ट्रेनिंग मिली थी हमको कि हम लोग कंपनी सेक्रेटरी का काम भी कर लेते थे, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम भी कर लेते थे। कोर्स में ये सारी हम लोग को अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। अब जो है मॉडर्न टाइम के अंदर में कंपनी सेक्रेटरीज़ की प्रोफाइल्स, कंसल्टेंट्स की प्रोफाइल्स काफ़ी बढ़ गई हैं और इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का थोड़ा जॉब रिस्ट्रिक्ट हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंड ऑल। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट है, बट ये अपनी अपनी पढ़ाई करने की पॉलिसी है, स्टाइल है। उसके हिसाब से अगर आदमी सिंसियरली अगर सीए कोर्स भी करेगा तो वो 3 साल में कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है जहाँ बच्चों ने टाइम डिवोट किया है एंड देवर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। सर देखिए, जब कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है तो लोग उन्हें देखते हैं और उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं। और जब चार्टर अकाउंटेंट्स की फहरिस्त खंगाली जाती है कोलकाता या आसपास के क्षेत्रों में, तो उसमें एक आपका बहुत अच्छा सुनाम है। भले ही आप अपने आप को मशहूर नहीं मानते हैं, लेकिन लोग तो मशहूर मानते ही हैं। ऐसे में सर, जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं युवा शक्ति को, जो सीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जो युवा हैं, उन्हें सर क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे वो तैयारी करें, या इस फील्ड में कितनी संजीदगी के साथ वो अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखें? देखिए, सबसे बड़ी उनको ज़रूरत तो है कि वो डिटर्मिनेशन रखें। डिटरमाइंड हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे तो वो ज़रूर पास करेंगे। मैं उनको सबको सक्सेस के लिए जैसी भी हम लोग से हो सकेगा या जो भी हो सकेगा उस तरीके की मदद करने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। और मुझे नहीं लगता है कि उन लोग को ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी आगे में जिससे उनको असुविधा हो। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, डिवोशन, सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए चाहिए, चार्टर्ड के लिए शायद ज़्यादा हो। चलिए, माधव सुरेखा साहब जो हैं वो बहुत समाज सेवा में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। बहुत सारे क्लब से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और अभी आउटराम क्लब के अध्यक्ष भी हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर। और आप ये बताइए सर कि कोलकाता में समाज सेवा की परिभाषा को किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाज सेवा का सबसे पहला रूप तो मेरा मानना है कि अपने माँ बाप की सेवा। फिर समाज में हमारे हर चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसको हम लोग किस तरीके से पूरा का पूरा भार तो हम लोग नहीं उठा सकते, बट हम लोग जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको किस तरीके से पढ़ने पर जोर डाल सकते हैं। अगर उनको किसी का भी बच्चे में मेरिट है तो हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि गरियाट में हमारे एक मित्र पान वाला हुआ करता था, जिनके यहाँ हम प्राय पान खाते थे छोटेपन में। उनका लड़का पढ़ाई में ठीक था और वो मेरे पान की दुकान तक जाने का इंतज़ार करता रहता था। जब आता था तो मुझसे पूछता था, साहब ये कर लें, वो कर ले। उसको मैंने गाइडेंस भी दी, उसको मैंने अपनी पुरानी पढ़ी हुई किताबें भी दी, और भी कोई रकम की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको करी है। फाइनेंशियल की ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि फादर की पान की दुकान चलती थी, वो सारा चलता था, गाइड्स की दुकान है। ऐसे मेरी लाइफ में 2 तजुर्बे हैं, जो उनमें से एक पान की दुकान का आदमी बार्कलेज बैंक का आज के दिन वाइस प्रेसिडेंट है। दूसरा जो है अभी इसरो के अंदर में रिक्रूट हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या है क्या नहीं हो सकता है। सर, समाज सेवा की बात की जाए, अभी आपने 2 एग्जाम्पल दिया, ये आपके ये लाइफ के लिए सर समझ लीजिए एक अचीवमेंट एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसे। लेकिन सर, हम लोग देखते हैं कि जो कोलकाता में समाज सेवा हो रहे हैं और समाज सेवियों की बहुत ज़्यादा लंबी फहरिस्त हो गई है। हर कोई कहता है कि मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन जब समाज की सेवा करने की बात आती है तो उस वक्त वो लोग संस्था की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं, ना कि पर्सनल उसकी हेल्प करते हैं। इसमें आपका क्या राय है सर? नहीं, देखिए, संस्था की अपनी एक किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की
मैन पावर की और सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। फंड के अपने एक लिमिटेशंस होते हैं एंड जो भी संस्था का इंचार्ज बनता है वो उस लिमिटेशंस के अंदर रह करके ही कोई काम कर सकता है। ये चयन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसकी मदद करें, किसकी नहीं करें। इस कारण से कईयों को असुविधा भी होती है, कईयों को डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते हैं। बट ये एक लिमिटेशंस का सवाल है कि एक आदमी चाहे तो सबका दुख दर्द नहीं बांट सकता है, सबको सहारा नहीं कर सकता है। तो वो लिमिटेशंस के अंदर रह करके भी किसी भी संस्था के अध्यक्ष को या किसको काम करना पड़ता है। जहाँ तक समाज सेवा और देश सेवा का सवाल है, मैं आपसे इतना कहूँगा कि आज मेरा लड़का इंडियन एयरफोर्स में पायलट है और देश सेवा में लगा हुआ है। इससे ज़्यादा हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए समाज सेवा और देश सेवा का बड़ा उदाहरण क्या होगा। हमारे पास जानकारी आई है कि कोरोना काल के समय आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। खैर मदद जो जिनकी मदद की जाती है उन्हें तो नहीं कुछ कहा जाता, लेकिन सर जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आपने लोगों की हेल्प की, कोरोना काल कैसा बीता थोड़ा सा बताएंगे। शुरू में कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी भय लगा, जानकारी नहीं थी। रोज़ मीडिया में, प्रेस में रिपोर्ट देखते थे, लोगों से सुनते थे और डरे डरे सहमे सहमे से घर में बैठ कर के रहते थे। मदद का जहाँ तक सवाल है, हम कई संस्थाओं से जुड़े हैं। उन संस्थाओं को फाइनेंशियली या जैसी भी ज़रूरत पड़ी हो, हम लोगों ने घर घर जा कर के और ड्राई अनाज वगैरह ये सब देने की चेष्टा करी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो इस में लगे हुए थे, उनको भी हम लोगों ने इस माध्यम से, हमारे रिसोर्सफुल माध्यम से उन लोगों को भी पास में मदद पहुंचाई है, जिससे कि वो आगे एक काम कर सकें। इसमें हमारे कई पुलिस के मित्र भी थे जिन्होंने रोज़ खाना खिलाना या इस तरीके की व्यवस्था कहीं कर रखी थी। तो हम लोग जितना हो सकते थे उनको सहयोग प्रदान किया, जिससे वो लोग इस काम को आगे अपना बढ़ा सकें। चलिए सुरेखा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।